Today is Monday, the 20th आज of सोमवार 20 July. जुलाई है। We are in the हम इस midst वक्त of कई तेजी से many, बदलती many घटनाओं के बीच हैं। fast-moving events ऐसी घटनाएं जो that हमारी affect जिंदगी को प्रभावित our कर रही हैं, lives, जो उस that दुनिया affect को the world प्रभावित in कर which रही we हैं live, जिसमें हम and रहते that हैं, will soon और जो affect जल्द the ही उस price कीमत that we को भी pay at the प्रभावित pump. करेंगी जो हम पेट्रोल पंप पर And चुकाते हैं। we हम are यहाँ here आपको to वो provide जानकारी you देने के लिए हैं information जो that आपको you पारंपरिक will मीडिया में not नहीं see मिलेगी, in the कॉरपोरेट legacy मीडिया में media, नहीं you मिलेगी, will not see in और the corporate ज़्यादातर media, you will स्वतंत्र not मीडिया में see भी नहीं in most मिलेगी। of the independent हमारे media. पास ऐसे विशेष We स्रोत हैं जो हमें have ये जानकारी the देते हैं, और privileged हमें खुशी sources है that bring कि us हम this इसे आपके साथ information, साझा कर and we रहे are हैं। happy to bring it to you. हमारे साथ We बेहद have अनुभवी विश्लेषक हैं, thoroughly जैसे कि वो सज्जन जो इस experienced वक्त मेरे साथ हैं, commentators, हमारे शो के संस्थापक such as सदस्यों में से the एक gentleman who लैरी is with me जॉनसन। right now, who is a founding member of our show, Larry Johnson. I will soon turn over the mic to him, मैं अब who जल्द will ही take it माइक उन्हें from me सौंपने वाला and will हूँ। provide you the वो इसे मुझसे latest लेकर आपको हमारे ताज़ा update अपडेट्स from देंगे, ऐसे events that घटनाक्रम are जो उस दुनिया को आकार shaping दे the रहे हैं world in which we live. जिसमें हम रहते हैं। Kindly अगर आपने subscribe अभी तक if you have सब्सक्राइब not नहीं किया already. है So तो kindly कृपया hit कर the like लीजिए, button, लाइक and बटन please, if दबाना you न want भूलें। the और अगर आप हर privileged हफ्ते अपने set मिलबॉक्स में of खास information to जानकारी deliver पाना to you चाहते हैं every तो पेड मेंबर week बनें। in your सिर्फ mailbox. $5 की Be मामूली a paid फीस, member, एक very, कप very कॉफ़ी small के fee of दाम से भी $5, कम। less than तो इस पॉइंट half के of साथ what you pay लैरी, for the cup अब of आप आगे coffee. बढ़िए। So with that introduction, Larry, please take it over. Well, and I just point out they can also just pay 50. देखिए, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि लोग सालाना $50 देकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे उन्हें थोड़ा फ़ायदा होता है, करीब $10 की बचत। आप चाहे तो साल भर के लिए $50 में ले सकते हैं, या फिर महीने दर महीने $5 देकर। ये पूरी तरह आपकी पसंद है। अब असली मुद्दे पर आते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि पाकिस्तान की गारंटी कितनी भरोसेमंद है, यानी क्या वो सच में सऊदी अरब की रक्षा के लिए आगे आएगा या नहीं, क्योंकि हाल ही में 2 घटनाएं हुई हैं। पहली, अंसार अल्लाह यानी हूती समूह ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब के लिए लाल सागर को बंद कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी जहाज़ों पर नाकाबंदी लगा दी है, और इसका मुख्य मकसद यनबू से निकलने वाले तेल को रोकना है। फिलहाल यनबू ही सऊदी अरब का एकमात्र तेल निर्यात मार्ग है। अब तक हूतियों ने यह साफ नहीं किया है कि जो जहाज़ इस नाकाबंदी को नज़रअंदाज करेंगे उन पर वे बैलिस्टिक मिसाइलें दागेंगे या नहीं, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए बहुत संभावना है कि वे ऐसा करेंगे। यही पहली बात है। The Houthis are very likely to do that. That's number one. Number two, a Saudi oil tanker. दूसरी बात, एक सऊदी तेल टैंकर ने ओमानी जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश की, जो फिर से ईरान के तय किए गए प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। ये सऊदियों की जानबूझकर की गई उकसावे की कार्रवाई थी, और ईरान ने उन्हें इसकी कीमत चुकाई। उन्होंने उस जहाज पर हमला किया। वो जल रहा है, शायद डूब भी रहा हो। अब सऊदी अरब ये कह सकता है कि उन पर हमला हुआ है, और वो पाकिस्तान जाकर कह सकते हैं, देखो हम पर हमला हुआ है, अब तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। इससे पाकिस्तान एक मुश्किल स्थिति में आ जाएगा। या तो उसे ईरान से दूरी बनानी पड़ेगी, या फिर सऊदियों से कहना पड़ेगा, थोड़ा शांत रहो, हम ऐसा नहीं करने वाले, और शांति प्रक्रिया को जिंदा रखने की कोशिश करनी होगी। अब हमें ये पता है कि आज इस्लामाबाद में ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, जिसकी अगुवाई विदेश मंत्री अराची कर रहे हैं। उस बातचीत की असलियत क्या है? ये वह साफिद पुरकलदैन उमर ईरान का रुख काफ़ी सख्त होगी। ने हमले पर गवाह इस events. On Iran started a week ago Saturday. And so if you go back, today's the 20th. तो अगर आप पीछे देखें, आज 20 तारीख है, रविवार 19 थी, उससे पहले 18। तो असल में 11 जुलाई से ये हमले गंभीर रूप से शुरू हुए थे, और हर हमले के जवाब में ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया और बढ़ा दी। अब हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने प्रभावी तौर पर अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो अपने सैन्य हवाई संसाधन और ज़मीनी बल उन ठिकानों से हटा ले जिन्हें वो पहले इस्तेमाल कर रहा था। कुवैत में 2 मुख्य ठिकाने थे, अली अल सलेम एयर बेस और फिर कैंप ब्यूरिंग, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, जो एक ज़मीनी ठिकाना था जहां से हाइमर्स सिस्टम के जरिए ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी जाती थीं। इसके अलावा बहरीन में शेख ईसा एयर बेस है, और वहां 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। तो कुल मिलाकर 4 ठिकाने हुए,
फिर कतर में अल उदीद एयरबेस है, पांचवां और संयुक्त अरब अमीरात में अल धाफरा एयरबेस है। इसके अलावा एक अरब ठिकाना भी है। United Arab Emirates, plus there is another base further out on the coast. That could bring you up to 7. तो इससे संख्या 7 तक पहुंच सकती है। और फिर ओमान में जो दुकम बेस है, वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर को ईंधन भरने और मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाड़ी क्षेत्र से आगे बढ़ें तो हमारे पास जॉर्डन में 2 अहम बेस हैं, मुवाफ़क़ अल साल्ती एयरबेस और प्रिंस हसन एयरबेस। पिछले हफ्ते इन दोनों पर जबरदस्त तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि मुवाफ़क़ अल साल्ती पर हुए हमले में कम से कम 3 अमेरिकी मारे गए, 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 1 को लापता बताया गया है, लेकिन जो अवशेष मिले हैं वे शरीर के टुकड़े हैं। ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा हिस्सा किसका है। बहुत ही भयावह और विभत्स दृश्य था। और हमें यह भी बताया गया है कि 3 से 5 घायल सैनिकों या वायुसेना कर्मियों को C-17 विमान से जर्मनी के लैंडस्टूल मेडिकल सेंटर ले जाया गया, और माना जा रहा है कि उनमें से 3 से 5 लोग जॉर्डन से जर्मनी की उड़ान के दौरान जीवित नहीं रह पाएंगे। उसके बाद से हमें उस मामले पर कोई नई जानकारी नहीं मिली है। जो हम जानते हैं वो ये है कि अमेरिका अपने विमानों की तैनाती बदलने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें ज़्यादा सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश में है, और कुछ विमानों को इजराइल में भेजने की भी तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसा करने से इजराइल के लिए खतरा और बढ़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट की बैठक चल रही है। वे ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के मामले में आगे क्या कदम उठाया जाए। अब ईरान के पास एक बेहद सटीक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। इसका एक कारण ये भी है कि वे निशाना साधने और लक्ष्य पर सटीक प्रहार सुनिश्चित करने के लिए चीन की बेइदा सैटेलाइट प्रणाली पर निर्भर हैं। उन्हें पिछले साल जून में कड़वे अनुभव से ये सीख मिली कि GPS पर भरोसा करने से अमेरिका और इजराइल को सिस्टम में सेंध लगाने का मौका मिल गया। नतीजा ये हुआ कि मिसाइलें उतनी सटीक नहीं रहीं जितनी ईरानियों ने उम्मीद की थी। अब जो हम देख रहे हैं वो पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों की पूरी तरह तबाही है। PAC-3 और थर्ड सिस्टम लगभग खत्म हो चुके हैं। डेविड स्लिंग और आयरन डोम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ काम ही नहीं कर रहे। कुछ ड्रोन के खिलाफ भी ये मुश्किल से असर दिखा पा रहे हैं। तो इस वक्त ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। वो अपना हमला जारी रख सकता है, ऐसा हमला जिसका मकसद सबसे पहले और सबसे ज्यादा अमेरिका फारस की खाड़ी से बाहर निकालना है। A TRATEC step toward and or equipment back into the region. So while there is reportedly pressure, तो जबकि वॉशिंगटन DC से दबाव की खबरें आ रही हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों से गुहार लगा रहे हैं कि वे ईरान से बात करें और उसे फिर से बातचीत की मेज पर लाए, हकीकत यह है कि ईरान तब तक वापस नहीं आएगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़े समझौते नहीं करते। इसका मतलब है कि अमेरिका को तुरंत अभी ईरान की जमी हुई संपत्तियां खोलनी होंगी, भविष्य में नहीं बल्कि अभी। तेल पर लगी नाकेबंदी और पाबंदियां हटानी होंगी, और इसके अलावा अमेरिका द्वारा लगाई गई दूसरी आर्थिक पाबंदियां भी खत्म करनी होंगी। ये मांगे अमेरिका की तरफ से अच्छे इरादे का संकेत मानी जाती हैं। माफ कीजिए, इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेनाओं को हटाने का जो दबाव है उस पर भी ईरान ने कोई नरमी नहीं दिखाई है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ऐसे किसी समझौते के लिए तैयार होंगे। अगर कुछ है तो वो अपनी धमकियों को और बढ़ा रहा है और ज्यादा हिंसा की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि वो ईरान पर नरक के दरवाजे खोल देगा, और ईरान इसके लिए तैयार है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ईरान ने तबरीद से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं जो जॉर्डन की तरफ जा रही हैं, और अम्मान में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। ईरान इराक के कुर्दिस्तान में एरबिल एयरफील्ड पर भी हमला कर रहा है, क्योंकि वहां के कुर्द
जो CIA के साथ काम कर रहे हैं, ईरान पर हमला करने वाली एक फोर्स तैयार करने की कोशिश में थे। लेकिन ईरान इंतजार नहीं कर रहा कि उस पर हमला हो, वो अभी पहले से ही कार्रवाई कर रहा है। तो इस हफ्ते हमें अमेरिका और ईरान के बीच इन हमलों और जवाबी हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फर्क बस इतना है कि ईरान के पास इस संघर्ष को लंबे समय तक चलाने की क्षमता है, जबकि अमेरिका के पास नहीं। Well, Larry, I could not have said that better. देखिए लैरी, उस जटिल स्थिति को कुछ ही शब्दों में जितनी सटीकता से उन्होंने बयान किया, उससे बेहतर मैं खुद नहीं कह सकता था। और रिकॉर्डिंग शुरू करने से ठीक पहले मैंने आपसे कुछ गोपनीय जानकारी साझा की थी, जो हमें सुप्रीम लीडर के बहुत करीबी सूत्रों से मिली है। हाल ही में उन्होंने अपनी सत्ता को और मजबूत करना शुरू किया है। हमारे दर्शकों के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उस दफ्तर का माहौल बिल्कुल भी मेल मिलाप वाला नहीं है, बल्कि वहाँ एक तरह की दृढ़ता है, बहुत ठोस इरादा। और उनके ठीक शब्द थे, जो लोग जीत रहे हैं वे इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। यही उनके शब्द थे। To end the conflict. Those are the exact words. So with that mood and I do. तो उस माहौल में मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, इससे पहले कि कोई और करे। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक दौरा हुआ था, जिसकी अगुवाई विदेश मंत्री आरागची ने की थी। उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व से बातचीत की। मेरी जानकारी में वो दौरा काफी सफल रहा, और आज जब हम बात कर रहे हैं, एक नया प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि मुझे बताया गया है ये प्रतिनिधिमंडल नेता मुस्तफ़ा का एक निजी संदेश लेकर आया है, जो पाकिस्तानी नेतृत्व को दिया जाएगा। और इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ईरान के एक काफी प्रभावशाली व्यक्ति कर रहे हैं, जो वहां के गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं। ईरान में गृह मंत्रालय को आंतरिक सुरक्षा बल की तरह माना जाता है। Iran is like the internal security force. So very powerful guy. तो अभी इस वक्त इस्लामाबाद में 20 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद है, जिसकी अगुवाई एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति कर रहे हैं। कुछ घंटों में उनकी पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ बातचीत होने वाली है। जो भी बातें उन चर्चाओं में होंगी और जो खास संदेश वह लेकर आए हैं, जो बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के हाथों एक पत्र के रूप में व्यक्तिगत तौर पर सौंपा जाएगा, वो सब हम आपको बताएंगे। ये हमारे लिए भी जानना बहुत अहम होगा, और जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम तुरंत आपको भी बताएंगे। कल जब पेपे, जो इस शो के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, मेरे साथ होंगे, तब ये जानकारी आपके लिए उपलब्ध होगी। तो दारी, क्या आप इन घटनाक्रमों पर कुछ कहना चाहेंगे? Would you like to comment on that, on these developments, Larry? Yeah, well, we don't know what the message will be, but हाँ, देखिए, हमें अभी तक ये नहीं पता कि संदेश क्या होगा, लेकिन अब तक जो हमने देखा है उससे लगता है कि ईरान आत्मसमर्पण करने की कोशिश में नहीं है। वो इस्लामाबाद से ये नहीं कह रहे कि वो अमेरिका के साथ युद्ध विराम कर ले, बल्कि वो साफ तौर पर ये बताने जा रहे हैं कि अगर अमेरिका इस संघर्ष को खत्म करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। यही उनकी शर्तें हैं और यही उनकी मांगें हैं। इस तरह पाकिस्तान की सरकार और जनरल मुनीर को पूरी जानकारी मिल जाएगी, ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप से अधिकारपूर्वक बात कर सकें और उन्हें बता सकें कि ये वो कदम हैं जो आपको उठाने होंगे। अब फिर से कहूं तो मुझे लगता है कि ट्रंप इस हफ्ते भी धमकियां देते रहेंगे और ज्यादा कार्रवाई की बात करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आर्थिक हालात और उनकी राजनीतिक समर्थन की स्थिति दोनों मिलकर उन्हें बदलाव करने के लिए मजबूर करेंगे। इस वक्त उनके पास 21वीं सदी के किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में सबसे कम अनुमोदन रेटिंग है। ये ओबामा से भी कम है, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश से भी कम है, जब बुश इराक युद्ध के दौरान बहुत अलोकप्रिय थे। तो मुझे लगता है कि उनकी कमजोर स्थिति की हकीकत, और साथ ही जैसा कि मुझे यकीन है, सेना उन्हें यह बता रही होगी कि हम इस रफ्तार से हथियार या मिसाइलें दागते नहीं रह सकते, हमारे पास भंडार खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब कारणों का मिलाजुला असर आखिरकार उन्हें अपनी दिशा बदलने पर मजबूर करेगा।
when do you see this happening? And I would like to add one आपको क्या statistic लगता है that ये that I सब read कब this तक morning. चलेगा? और मैं एक आंकड़ा जोड़ना चाहूंगा जो मैंने आज सुबह पढ़ा था। वियतनाम में जब अमेरिका की सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति थी, जब अमेरिकी सैनिकों को हेलीकॉप्टर से छतों से निकाला जा रहा था, तब भी वियतनाम युद्ध के लिए समर्थन आज की तुलना में ज्यादा था। यानी जितना समर्थन आज ईरान में अमेरिका के युद्ध के लिए है, उससे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान युद्ध के लिए समर्थन उस समय से भी कम है जब अमेरिका ने वियतनाम से बाहर निकलने का फैसला किया था, जो अपने आप में बहुत बुरा दौर था। तो देश में जब ऐसा माहौल है, कीमतें बढ़ रही हैं और ट्रंप इस स्थिति से झूठ बोलकर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि लोग पेट्रोल पंप पर खुद कीमत चुकाएंगे, बाकी सब चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, खाद तक नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है वो ये सब कितने समय तक संभाल पाएंगे और रिपब्लिकन पार्टी इसको कितने समय तक झेल पाएगी? How long do you think he can maintain this? How long do you think the Republicans can support this? Yeah, no, I don't see. Let's assume that it goes नहीं, on. If it मुझे goes ऐसा on नहीं August, लगता। I'll मान be लीजिए कि ये चलता रहता है। because, अगर ये अगस्त तक चला तो मैं हैरान रह जाऊंगा, क्योंकि देखिए हमने उसकी पहली सहनशीलता देखी थी जब पहला युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को। 40 days. वो करीब 40 दिन चला था, थोड़ा ज्यादा, यानी 5 हफ्ते से कुछ ऊपर। तो मुझे लगता है अब जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि वो पूरी ताकत से कोशिश करेगा कि कुछ कमी आए, कोई समझौता हो, ताकि ईरान बमबारी और सैन्य ठिकानों पर हमले रोक दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान पीछे हटेगा। उन्होंने पहले के अनुभवों से सीख लिया है। जब भी वो रुकते हैं और अमेरिका को मौका देते हैं, अमेरिका उस मौके का इस्तेमाल करता है अपना वादा तोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है अब जो होने वाला है वो एक लंबा संघर्ष होगा, जब तक अमेरिका को ये मानने पर मजबूर नहीं होना पड़ता कि वो ईरान को हरा नहीं सकता। It's going to be forced to admit that it can't beat Iran. Well, on that score, Larry, देखिए लैरी, इस मामले पर मैं हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करना चाहता हूं, और ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। ईरान के असली सत्ता केंद्र यानी नेता मोशे ताबा के दफ्तर का माहौल बिल्कुल साफ है। कोई रियायत नहीं, न ईरान की तरफ से कोई रियायत, न कोई झुकाव। बात ये नहीं है कि ट्रंप आसिम मुनीर को कॉल नहीं कर रहे। हमें पक्के तौर पर पता है, हमारे स्रोतों से पुष्टि हुई है कि आसिम मुनीर को कई बार फोन किए गए हैं। कुछ कीजिए, हमें फिर से बातचीत की मेज पर लौटना है। लेकिन आसिम मुनीर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, न ये कहा कि हाँ मैं ये करवा सकता हूँ। Not said yes, I can make that happen, because Asim Munir is a very क्योंकि आसिम मुनीर बहुत ही काबिल इंसान है। मुझे नहीं पता कि ट्रंप हमारे बारे में क्या समझते हैं, लेकिन वो एक सर्वाइवर हैं और बेहद सक्षम भी। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, इसलिए ये बात भरोसे से कह सकता हूँ। खैर, उनका जवाब कुछ ऐसा था, हम ईरानियों से बात कर रहे हैं, हम ईरानियों से बात कर रहे हैं। हमें जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम तुरंत आपको बताएंगे। और ईरानियों की तरफ से जवाब था, हम अमेरिका को रुकने नहीं देंगे, 3 हफ्ते बाद फिर आना। मेरा मतलब है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ ऐसा होने वाला नहीं है। कोई अस्थायी विराम नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका को इस संघर्ष से अपनी पूंछ दबाकर निकलना पड़ेगा, और यही ट्रंप की विरासत बनकर रह जाएगी। Yeah. That is what is going to be the legacy of Trump. Yeah, and while I have complete confidence in हाँ, what you're saying, और देखिए मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक और नजरिया भी है। more compliant कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तान चीन की तुलना में अमेरिका के साथ ज्यादा सहयोगी है और उसके साथ खड़ा होने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान एक बहुत नाजुक स्थिति में है। एक तरफ उसका अमेरिका और CIA के साथ लगभग 70 साल पुराना रिश्ता है, और अब दूसरी तरफ चीन है। और स्ताख्ता देव जोरेविन ट्विनबर एंटीविप्रीडी के राक के ज़मान एनामोर्ड अहम एयर डिफेंस क्षमताएं बढ़ी करते हैं। key also air defense capabilities. So this is मुद्दा हमेशा भरोसे का ही होता है, और पाकिस्तान के लिए असली परीक्षा आने वाले कुछ दिनों में होगी, ये देखने के लिए कि ईरान और हुतियों के संयुक्त हमले के बाद पाकिस्तान क्या कदम उठाता है जो सऊदी अरब के हितों पर हुआ है।
इससे सऊदी अरब नाराज हो सकता है, लेकिन सैन्य तौर पर उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान से मदद मांगे और सैन्य हस्तक्षेप की गुजारिश करें। और मुझे लगता है आप और मैं दोनों इस बात से सहमत हैं। You and I both agree that that's not a likely possibility. I assure you from what we see and what मैं we आपको know, भरोसा दिलाता हूँ, जो हम देख रहे हैं, जो हमें पता है और जो हम लगभग हर घंटे देख रहे हैं, उसके आधार पर यह होने वाला नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरब पर हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान ईरान पर भी हमला नहीं करेगा। ये नहीं होने वाला। और मैं ये बात जितनी स्पष्टता से कह सकता हूँ, उतनी स्पष्टता से कह रहा हूँ। आप जो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में कह रहे हैं, वो तब तक सही था जब तक अफगानिस्तान की हाल की तबाही नहीं हुई थी। और मैं खुद पाकिस्तान की सेना के बहुत ऊंचे स्तर के कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, निजी रिश्ते हैं उस दायरे में। और वही लोग हैं जो असल में पाकिस्तान को हर मायने में नियंत्रित करते हैं। उनका मूड यह है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं जिसे चीन नाराज हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। not a thing that will upset China. Not a thing. It doesn't matter what their personal. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आपसी रिश्ते पहले कैसे थे या हाल ही में कैसे हैं। चीन उस पूरे इलाके में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे की असली ताकत है। दरअसल पूरे क्षेत्र में जो भी हो रहा है, उसके पीछे वही है। पाकिस्तान वही करेगा जो चीन चाहता है। और हमने अपने चैनल पर यह रिपोर्ट किया था कि सिर्फ 2 दिन पहले इशाक डार ने चीन में 2 दिन बिताए, वांग यी और बाकी नेतृत्व से मुलाकात की। वांग यी ने उन्हें एक साफ निर्देश दिया है, एक तय स्क्रिप्ट है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं। चीन इस जंग के कल खत्म होने को लेकर ज्यादा बेचैन नहीं है। मेरा मतलब है, ये बात हमें शायद और साफ तौर पर कहनी चाहिए थी। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी है कि अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सच कहें तो वो इसे देखकर काफी खुश हैं। Right. I mean, they're very happy to see that. While they are, of course, interested देखिए, in the वो United चाहते तो States हैं leaving, कि अमेरिका जल्द से जल्द वहां से निकल जाए, लेकिन जैसा हमने कहा, उसकी पीठ के पीछे एक तरह की लोहे की छड़ हो, यानी मजबूरी में। उन्हें ये देखकर खुशी होती है कि अमेरिका अपने संसाधन खर्च कर रहा है। उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि अमेरिका अपमानित हो रहा है। ये सब कुछ होते देखना उन्हें ठीक लगता है। तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। मेरा मतलब है, मैं ये पूरी तरह साफ तौर पर कह सकता हूँ, पाकिस्तान वो कुछ भी नहीं करेगा जो चीन नहीं चाहता कि वो करे। ये बात थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। हो सकता है आपने पहले भी ये बात सुनी हो और कुछ महीने पहले तक ये सच भी रही हो। शायद अब भी कुछ गुट ऐसे हों जिनके दिल में अमेरिका के लिए थोड़ी नरमी हो, लेकिन वो लोग अब देश नहीं चला रहे हैं। That's not the group that is running the country. Correct. बिल्कुल सही। Yeah. तो That's I mean, the what- that's तो here were tats and embrace talented. It is the latest. We will bring you even more. ये ताज़ा जानकारी है। जैसे जैसे नई घटनाएं होंगी, हम आपको तुरंत अपडेट देते रहेंगे। और ये घटनाएं हर घंटे घटेंगी, क्योंकि इस्लामाबाद में जो टीम मोस्तफा के नेता का प्रतिनिधित्व कर रही है, वही फैसले लेने वाली है। और ये फैसले न तो अमेरिका के लिए आसान होंगे, न ही पश्चिमी देशों के लिए। हम अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व अब गिरावट में है और ये खत्म होने जा रहा है। मुझे पता है, ये एक साहसिक बयान है। मैं मानता हूं कि ये कहना बड़ा दावा है और मैं इस बयान की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे सहयोगी भी इस भावना से सहमत हैं। और यही वजह है कि हमने ये चैनल शुरू किया था। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी बातें सीधे आपके इनबॉक्स में आएं, तो बहुत ही कम कीमत पर पेड मेंबर बनिए, लगभग उतना ही जितना आप 1 कप कॉफ़ी पर खर्च करते हैं। सबस्टैक पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, पेड मेंबर बनिए। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पूरे साल मिले, तो बस $50 दीजिए और हम ये सब आपके लिए लाते रहेंगे। हम कल फिर लौटेंगे पेपे के साथ और बुधवार को हम तीनों फिर साथ होंगे।
हमारे दर्शक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो शानदार बढ़त मिली है उसके लिए भी शुक्रिया। इसका मतलब है कि सच्चाई के लिए लोगों में प्यास है। धन्यवाद सर। नमस्कार। There is a hunger for truth. Thank you, sir. Bye bye. धन्यवाद।